नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बुक की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ। इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट में दोस्तों हम लोग 9th क्लास की ज्योग्राफी देखेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों भारत के आकार और स्थिति के बारे में। एनसीईआरटी की बुक में जो भी कंटेंट दिए हुए दोस्तों उसे मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और जो महत्वपूर्ण कंटेंट होंगे उसे मैं आपको ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा। इस एनसीईआरटी बुक में जो भी ग्राफ दिए हुए हैं, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं, उसे ग्राफ और थ्योरी पार्ट दोनों को साथ ही साथ हम लोग समझेंगे दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं 9th क्लास की ज्योग्राफी में भारत के आकार और स्थिति को। तो ये 9th क्लास का पहला वीडियो है दोस्तों। जो 9th क्लास की ज्योग्राफी है उसका ये पहला वीडियो है और पहला चैप्टर भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृति में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नत की है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे जो ये लगभग 5 दशकों की बात की जा रही है, ये 5 दशक तब से बात की जा रही है जब से भारत देश आज़ाद हुआ है। तब से बात की जा रही है कि भारत के आज़ादी के बाद से भारत ने बहुत उन्नति की है, बहुत विकास की है, जिसमें सामाजिक आर्थिक रूप से अपने आप को भारत ने सुदृढ़ किया है। कृषि उद्योगों, कृषि के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, तकनीकी, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। यानी भारत ने अपने सभी चीज़ों को, सभी क्षेत्रों में बहुत विकास किया है दोस्तों। जहाँ यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया, जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, तकनीकी हो गया, इन सब के बारे में साथ ही साथ अन्य सभी चीज़ों में आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति की है भारत ने। भारत जो है दोस्तों, भारत का विश्व इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब ये भारत का जो है विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान क्यों रहा है, ये दोस्तों हम लोग आगे इस चैप्टर में भी समझेंगे। और अगर आप इतिहास पढ़ेंगे भारत का तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि भारत का योगदान क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अब अगला टॉपिक आता है दोस्तों, हमारा अगली बिंदु आती है स्थिति। तो हम लोग भारत की स्थिति के बारे में देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है और भारत की स्थिति कहाँ है, कैसे है, उसको हम इस थ्योरी और मैप के माध्यम से समझते हैं। भारत एक विशाल देश है दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत एक विशाल देश नहीं है। भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब दोस्तों ये पॉइंट आता है कि यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो सबसे पहले आपको एक विश्व के मैप से मैं आपको बताता हूँ कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को समझने का तरीका और भारत उत्तरी गोलार्ध में किस प्रकार से स्थित है। तो दोस्तों इस मैप को आप देखो, ये विश्व का मैप है। इसमें आप यहाँ पे एक रेखा देख रहे हो दोस्तों, जो बिंदुओं के माध्यम से रेखा दर्शाई जा रही है कि डॉट डॉट के माध्यम से बनाई गई रेखा है। यहाँ पे इस रेखा का नाम 0 डिग्री बताया गया है। ये रेखा दोस्तों पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है। पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटने वाली रेखा को 0 डिग्री रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा कहा जाता है क्योंकि ये दोस्तों भूमि है और भूमि को आप बराबर 2 भागों में बांटने वाली रेखा जो भूमि के बराबर मध्य से गुजर रही है, इसलिए इसी रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसी रेखा को 0 डिग्री रेखा कहा जाता है और इसी रेखा को दोस्तों विषुवत रेखा भी कहा जाता है। अब ये रेखा जब पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है तो दोस्तों एक भाग ऊपर का हो जाता है और एक नीचे का। ऊपर वाले भाग को दोस्तों उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है और ऊपर के भाग को उत्तर कहा जाता है, तो उत्तरी गोला यानी उत्तरी गोलार्ध और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध यानी कि नीचे का भाग। तो दोस्तों अब भारत आप देख रहे हो, भारत ये यहाँ पर स्थित है और ये जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। तो भारत जो है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन आई है, इस लाइन को देशांतर लाइन कहा जाता है। और जो ये सीधी लाइन स्लीपिंग लाइन के से जो लाइन दर्शाई गई है दोस्तों, इस रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखा और ये देशांतर रेखा। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख रहे हो ये एक 0 डिग्री रेखा है। इस रेखा को प्रमुख यामोत्तर रेखा कहा जाता है, जो ग्रीनविच शहर के आसपास से जाती है। ये प्रमुख यामोत्तर रेखा के नाम से जानी जाती है। अब इसके जो है दोस्तों इस तरफ
के भाग को पश्चिमी भाग कहा जाता है और इस तरफ के भाग को पूर्वी भाग कहा जाता है। तो भारत जो है दोस्तों उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम फिर से चलते हैं थ्योरी पार्ट की तरफ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप ये आपने मैप के माध्यम से देखा कि भारत किस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो चित्र 1.1 में था। और इसका मुख्य भाग दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। अब दोस्तों अगर हम इसकी बात करें अक्षांश रेखा की, तो देखो दोस्तों ये सभी रेखाएं जो पूरब से पश्चिम की तरफ जा रही हैं, इन सभी रेखाओं को दोस्तों अक्षांश रेखा कहा जाता है। अब ये जो है दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उसके बाद 15 डिग्री अक्षांश रेखा, 30 डिग्री अक्षांश रेखा, इस प्रकार से होते हुए ये रेखा 180 डिग्री अक्षांश रेखा बनती है। तो दोस्तों जब नीचे से आप चलना प्रारंभ करते हो तो भारत का ये सबसे निचला हिस्सा जो है दोस्तों यहाँ पर आता है 8 डिग्री 4 मिनट। तो 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होकर के दोस्तों भारत का क्षेत्रफल प्रारंभ होता है और ऊपर जहाँ पर जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है यहाँ तक जो है दोस्तों जो अंतिम क्षेत्रफल है वो 37 डिग्री 6 मिनट तक पड़ता है दोस्तों। यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि भारत का मुख्य भाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पर पूर्वी जो देशांतर है भारत की स्थिति, उसमें 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 0 डिग्री यामोत्तर रेखा है। अब इसके पूर्व की तरफ बढ़ते हो तो 30 डिग्री पूर्व, 60 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पूर्व, 120 डिग्री पूर्व, इसी प्रकार से दोस्तों 180 डिग्री पूर्व तक आप आते हो 0 डिग्री से। तो दोस्तों जिस तरीके से आप पूर्व की तरफ जैसे यामोत्तर रेखा से आगे बढ़ते हो तो आगे जैसे बढ़ते जाते हो दोस्तों, तो यहाँ पर जब आप 68 डिग्री 7 मिनट पर आप आते हो दोस्तों, तो यहाँ पर आपको भारत का भूभाग प्रारंभ हो जाता है। और ये भूभाग जब प्रारंभ होता है दोस्तों, उस रेखा को कहते हैं 68 डिग्री 7 मिनट। तो 68 डिग्री 7 मिनट से दोस्तों ये प्रारंभ होता है और इस प्रकार से 68 के बाद जैसे आप नंबर आप बढ़ता जाता है तो इस प्रकार से दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल पड़ता है, उसका सबसे अंतिम क्षेत्र दोस्तों अंतिम छोर वो 97 डिग्री 25 मिनट तक होता है। तो दोस्तों अभी आपने देखा यहाँ पर भारत की स्थिति के बारे में। भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में और 68 डिग्री 4 मिनट दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक स्थित है। साथ ही दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा और है जो कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है। कर्क रेखा जो है दोस्तों वो 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 भागों में बांटती है। तो देखो दोस्तों ये जो कर्क रेखा है ये लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके लिए दोस्तों देखो मैं आपके लिए दूसरा मैप लेकर के आया हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ये है डिग्री जो 12 डिग्री 16 डिग्री 20 डिग्री। तो कुछ इस प्रकार से आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हो दोस्तों तो ये कर्क रेखा ये है दोस्तों। ये कर्क रेखा लगभग भारत को बराबर 2 भागों में बांट रही है। 24 डिग्री के नीचे जो रेखा दिख रही है दोस्तों ये वही कर्क रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। और ये उत्तर का भाग ऊपर वाला भाग उत्तरी भाग हो जाता है दोस्तों और नीचे का दक्षिणी भाग हो जाता है। कर्क रेखा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा है दोस्तों जो भारत को लगभग बराबर 2 भागों में बांटती है। अब भारत का मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में है दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है जो भारत का मुख्य भूभाग है। इस मैप के माध्यम से आप समझो दोस्तों ये भारत का मैप है। भारत के मानचित्र में आप देख रहे हो दोस्तों भारत के मानचित्र में आप दक्षिण की तरफ और दक्षिण और पूर्व की तरफ आप आते हो दोस्तों तो आपको यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखाई देगा जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो देखो दोस्तों आपने यही पर यहाँ पर देखा था मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह
अरब सागर में स्थित है। देखो दोस्तों, अभी आप दक्षिण और पूर्व की तरफ आ रहे थे तो अरब सागर में आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिला, और वहीं आप दोस्तों दक्षिण और पश्चिम की तरफ आते हो तो ये अरब सागर, और अरब सागर में एक दूसरा द्वीप समूह है दोस्तों जो लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो भारत के दो प्रमुख द्वीप समूह है दोस्तों, जो एक पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और पश्चिम में लक्षद्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, आप इसे अपने एटलस के माध्यम से भी देख सकते हो जो एनसीईआरटी बुक में बताया गया है। यह महत्वपूर्ण, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु, यानी दोस्तों जो भारत का मुख्य भूभाग है उसका सबसे जो दक्षिणी बिंदु है जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इंदिरा बिंदु कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो सबसे दक्षिणी बिंदु है। आप इस मैप में देखो, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आप देख रहे हो यहाँ पर, जहाँ पर 6 डिग्री 45 मिनट लिखा हुआ है दोस्तों, यही है वो जगह जिसे इंदिरा बिंदु कहा जाता है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों, क्योंकि सन 2004 में सुनामी की लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। तो ये दोस्तों जो इंदिरा बिंदु है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ये 2004 के सुनामी की लहरों में ये पूरी तरीके से डूब गया था। अब दोस्तों बात करते हैं भारत के आकार के बारे में। अभी हमने भारत की स्थिति के बारे में देखा कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और उसका मुख्य भूभाग जो है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। और भारत जो कर्क रेखा है दोस्तों, ये 23.5 डिग्री से गुजरती है और भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसको भी आपने देखा। अब हम आकार के बारे में देखते हैं, भारत का आकार क्या है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप मैप के माध्यम से देखो, यहाँ पे एक मैप है दोस्तों, मैं मैप के माध्यम से दिखाता हूँ कि ये मैप है दोस्तों, ये एशिया है। एशिया में आप भारत को देख रहे हो दोस्तों। अब भारत का क्षेत्रफल इतना बड़ा है दोस्तों एशिया में। अब भारत से बड़े कौन कौन से क्षेत्र हैं दोस्तों, भारत का आकार कितना है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका जो दोस्तों एक्चुअल नंबर है वो आता है 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर। क्योंकि ये 9th क्लास की बुक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक मोटी जानकारी दी गई है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल दोस्तों विश्व के कुल क्षेत्रफल का, कुल भौगोलिक क्षेत्र का दोस्तों, जो विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्र है, जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है दोस्तों, वो अपने आप में 100% है। तो 100% का 2.4% पर भारत फैला हुआ है दोस्तों। तो इसको आप समझो दोस्तों कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो 2.4% है। दोस्तों इस मैप को आप देखो, ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर 100% भूमि है। इस 100% भूमि पर दोस्तों भारत जितने क्षेत्रफल पर स्थित है वो सिर्फ और सिर्फ 2.4% ही है जहाँ पर भारत स्थित है। यानी कि जो 97.6% जगह बचती है उस पे अन्य महाद्वीप, अन्य देश और समुद्र स्थित है दोस्तों। जो चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब चित्र 1.2 दोस्तों, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक ग्राफ बनाया गया है, ग्राफ के माध्यम से बताया गया है कि भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से बताता हूँ दोस्तों कि भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कैसे है। तो यहाँ पर आप देखो दोस्तों, सबसे बड़ा देश रूस है दोस्तों, उसके बाद कनाडा आता है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चीन, और चीन के बाद ब्राज़ील आता है, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, और अंत में दोस्तों 7वें नंबर पर प्यारा भारत देश आता है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों ये प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर की स्थिति दर्शाई गई है। यानी कि रूस का जो क्षेत्रफल है दोस्तों ये वो 170 लाख वर्ग किलोमीटर है, कनाडा का 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल भारत का आता है।
अब यहाँ पे स्थलीय सीमा की बात की जा रही है दोस्तों। भारत का जो स्थलीय सीमा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। तो भारत का स्थलीय सीमा दोस्तों 15,200 किलोमीटर है। हम इसे भी मैप के माध्यम से देखते हैं कि भारत का स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर किस प्रकार से आता है और कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ होता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आप भारत के मैप को देख रहे हो। वो भारत के मानचित्र के बगल में यहाँ पर दोस्तों जहाँ पाकिस्तान और चीन लिखा हुआ है, ये क्षेत्र कुछ हरे कलर से दिखाया गया है, और नीचे का क्षेत्र जहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी लिखी दोस्तों, ये नीले कलर से दिखाया गया है। तो दोस्तों नीले रंग का मतलब होता है यहाँ पर पानी है, यहाँ पर जल की अधिकता है, यानी ये महासागर है। और जहाँ पर ये हल्के से हरे कलर में दिखाया गया है, ये दोस्तों स्थलीय क्षेत्र है। तो इस गुजरात के इस क्षेत्र से दोस्तों स्थल प्रारंभ होता है और कुछ इस प्रकार से गुजरात होते हुए, गुजरात के बाद राजस्थान, पंजाब, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार, सिक्किम, आंध्र प्रदेश दोस्तों, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश होते हुए कुछ इस प्रकार से ये बांग्लादेश की सीमा पे टच करता है। और यहाँ तक दोस्तों, तो देखो यहाँ से प्रारंभ होकर के दोस्तों ये गुजरात के इस छोर से प्रारंभ होकर के कुछ इस प्रकार से भारत के उत्तरी भूभाग और पूर्वी भूभाग को टच करते हुए दोस्तों यहाँ तक जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल है, यहाँ तक भारत का कुल स्थलीय क्षेत्रफल 15,200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जो इस एनसीईआरटी की बुक में बताया गया है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो कि स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा दोस्तों, स्थलीय सीमा के साथ साथ समुद्री तट रेखा है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और साथ ही साथ लक्षद्वीप समूह के साथ इन दोनों क्षेत्रों को बताया गया है। समुद्री तट रेखा जो भारत का मुख्य भूभाग है, उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह भी शामिल है। और ये दो जो है दोस्तों 7,516.6 किलोमीटर फैला हुआ है। इसको भी देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से जलीय सीमा प्रारंभ होती है गुजरात के इस भाग से, और यहाँ से होते हुए दोस्तों गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो बंगलौर के आसपास, और यहाँ पर केरल के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश होते हुए दोस्तों इस उड़ीसा के आसपास जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल है यहाँ तक दोस्तों, और उसके साथ ही साथ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन तीनों स्थानों को मिलाकर दोस्तों ये कितनी दूरी होती है, 7,516.6 किलोमीटर की दूरी होती है, जो आप एनसीईआरटी की बुक 9th क्लास में आप देख रहे हो। ये यहाँ पे नंबर बताए गए हैं दोस्तों। ये नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थलीय सीमा जो 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा 7,500 यानी 7,516.6 किलोमीटर। आगे देखते हैं दोस्तों भारत के उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भारत के उत्तर पश्चिम की बात की जा रही है। तो दोस्तों ये उत्तर है और उत्तर ये पश्चिम, तो उत्तर और पश्चिम की बात की जा रही है दोस्तों। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा पूर्व सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। तो देखो दोस्तों जब यहाँ पर बताया जा रहा है उत्तर पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व, तो देखो दोस्तों यहाँ से प्रारंभ होता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर जो हमारा हिमालय पर्वत है, जिसे हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं, जो भारत की रखवाली करता है, ये दोस्तों एक बलित पर्वत है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह एक नवीनतम बलित पर्वत है जो भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व की सीमा पर बना हुआ है। ये नवीनतम बलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। तो देखो दोस्तों जो पर्वत है, जो हिमालय पर्वत है, इसका दक्षिण का भूभाग यानी कि दोस्तों जब आप स्थलीय भाग से चढ़ना प्रारंभ करते हैं हिमालय पर्वत की तरफ, तो जो सबसे पहला भाग आएगा, जो सबसे आगे मिलेगा, वही है उसका दक्षिणी भूभाग। तो दक्षिणी भूभाग उत्तर में चौड़ा है, यानी आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे वो चौड़ा आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर एवं पूर्व सीमा जो है, उस सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। यानी कि भारत के अगर हम उत्तर पश्चिम की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ, और उत्तर पूर्व की सीमा पर बात करें दोस्तों तो म्यांमार की तरफ
इन दोनों सीमाओं पर दोस्तों नवीनतम बलित पर्वत है जो हिमालय पर्वत है। इस हिमालय पर्वत से भी सीमा बनता है। और उसके बाद दोस्तों इसके यानी कि भारत के दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। तो दोस्तों जो भारत का दक्षिण का भाग है, भारत में जो कर्क रेखा है दोस्तों, कर्क रेखा भारत को लगभग बराबर दो भागों में बांटती है। तो दोस्तों उस कर्क रेखा के ऊपर का भाग लगभग उत्तरी भाग और नीचे का भाग दक्षिणी भाग कहलाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत के दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। अब दोस्तों मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कि किस प्रकार से ये उत्तर का भाग चौड़ा है। यानी कि भारत के क्षेत्रफल की बात हो रही दोस्तों, तो भारत के दक्षिण का भूभाग जो पड़ता है उस भूभाग का उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। अब दोस्तों इस चीज़ को आप मैप के माध्यम से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये दोस्तों भारत का मैप है, ये उत्तरी भूभाग है और ये दक्षिणी भूभाग है। और एनसीईआरटी की बुक में ये बताया जा रहा है आपको कि भारत का यानी इसके दक्षिण का, यानी भारत जो है दोस्तों इसके दक्षिण का, तो दोस्तों दक्षिण का लगभग इसके नीचे का भाग दक्षिण में आता है। तो इसके दक्षिण का उत्तरी भाग, तो ये दोस्तों दक्षिण का उत्तरी भाग लगभग ये भाग आता है। तो दक्षिण के इसके उत्तरी भाग, इसका उत्तरी भाग चौड़ा, तो देखो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक काफ़ी अधिक चौड़ाई दिख रही है। और यहाँ से आप जैसे नीचे दक्षिण की तरफ आते हो तो ये सकरा दिखाई देता है, जैसा कि अभी आप एनसीईआरटी की बुक में पढ़ रहे थे दोस्तों। 22 डिग्री से हिंद महासागर की ओर जैसे जैसे आप बढ़ते हो ये सकरा होता चला जाता है। तो कुछ यही बात बताई जा रही दोस्तों कि इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा था। तो आपने देखा दोस्तों कि इसके दक्षिण का उत्तर का भाग ये बहुत चौड़ा है दोस्तों, दक्षिण के भाग की तुलना में ये उत्तर का भाग यहाँ पर आपको चौड़ा दिखाई दे रहा है। और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, तो देखो दोस्तों 22 डिग्री, 20 डिग्री यहाँ पर है, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 22 डिग्री के बाद दोस्तों हिंद महासागर की ओर सकरा हो जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों आपने मैप के माध्यम से देखा कि 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लगभग हिंद महासागर तक ये सकरा हो जाता है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। इसको भी देख लो दोस्तों, इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थिति है। तो ये भी आपने देख लिया दोस्तों। जो दक्षिण भारत कहा जाता है, जो दक्षिण भारत का क्षेत्रफल आता है दोस्तों, ये 22 डिग्री से प्रारंभ होता है और ये हिंद महासागर यानी जो केरल के आसपास का सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का, वहाँ तक दोस्तों ये जाता है। अब ये भी आपने देखा कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में हिंद महासागर आता है। दोस्तों चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। बिल्कुल दोस्तों इसको भी देखते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप अगर अक्षांश की बात करें तो अक्षांश और देशांतर रेखा लगभग बराबर हैं। अब देखो दोस्तों 68 डिग्री से प्रारंभ होता है, 68 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पर 8 रेखा दर्शाई गई है दोस्तों। और कुछ इस प्रकार से यहाँ से भी देखते हैं 1 2 3 4 और 5 6 7 और 8 यहाँ तक आता है दोस्तों। तो लगभग देखो दोस्तों सेम है। अगर आप वैसे भी ये तो रेखा थी दोस्तों, अगर आप यहाँ से भी बात करें दोस्तों 68 से 97.25 डिग्री आ रहा है दोस्तों। अगर हम 68.7 से 97.25 की बात करें दोस्तों, तो ये लगभग एक 30 डिग्री के आसपास की बात आती है, 30 रेखा दिखाई देगी दोस्तों। और यहाँ से भी दोस्तों अगर आप 8 डिग्री 4 मिनट से अगर आप देखें यहाँ तक दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट तक, तो लगभग आपको ये भी 30 के लगभग आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग नंबर मिलता जुलता दिखाई दे रहा है जो अक्षांश और देशांतर रेखा बताई जा रही है। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अक्षांश एवं देशांतर रेखा का विस्तार लगभग 30 है, परंतु फिर भी
पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। अब ये भी देख लो दोस्तों, उत्तर और दक्षिण की जो लंबाई है भारत की 3214 किलोमीटर है, जो कि यहाँ से उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो अक्षांश रेखा है दोस्तों ये 30 है। और पूर्व से पश्चिम की तरफ जो देशांतर रेखा है दोस्तों ये भी लगभग 30 है, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर का अंतर है। यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की दूरी दोस्तों सिर्फ 2933 किलोमीटर बताई जाती है। ये अंतर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन अक्षांश रेखा लगभग बराबर प्रतीत हो रही थी। ये एनसीईआरटी की बुक का कंटेंट है दोस्तों। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। बिल्कुल दोस्तों, जो गुजरात है, गुजरात सबसे पश्चिम में पड़ता है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश एकदम पूर्व का सबसे पहला प्रदेश पड़ता है। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। और दोस्तों 82.5 यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर समय माना गया है। तो भारत का जो यामोत्तर मानक समय है दोस्तों वो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है, जो भारत का मानक यामोत्तर समय माना गया है। जो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, जो ये भारत की यामोत्तर मानक रेखा है जिसे 82.5 डिग्री माना गया है, ये भारत के दोस्तों उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर से होकर के गुजरती है। ये दोस्तों आप देख सकते हो 82.5 डिग्री ये रेखा है। ये वही रेखा है दोस्तों जो भारत का मानक यामोत्तर रेखा है, और ये 82.5 डिग्री है दोस्तों। और ये दोस्तों उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के पास से गुजरती रेखा है। यही वो रेखा है जो भारत का यामोत्तर मानक समय रेखा है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर, तो देखो दोस्तों जो अक्षांश का प्रभाव है वो दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो देखो दोस्तों ये अक्षांश रेखा का प्रभाव है। अक्षांश रेखा दिन और रात को दर्शाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस एनसीईआरटी की बुक में कितनी अच्छी तरीके से बताया गया है अक्षांश रेखा के महत्व के बारे में। अक्षांश रेखा का प्रभाव जो है दोस्तों दक्षिण से यानी नीचे से ऊपर की ओर उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो दोस्तों एक ये महत्वपूर्ण जानकारी ये भी निकल के आती है कि दिन और रात की अवधि पर अक्षांश रेखा का महत्व पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात समझने वाली है कि जो यहाँ पर बताया जा रहा है अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि ये दिन और रात पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों, बल्कि दिन और रात में जो समय कम ज़्यादा होता है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से आप देखते हो सर्द के मौसम में रात बड़ी हो जाती है, और ग्रीष्म के समय में यानी गर्मियों के समय में दोस्तों रात छोटी हो जाती है और दिन बड़े हो जाते हैं। और सर्दियों के मौसम में रात बड़ी हो जाती है और दिन छोटे हो जाते हैं। उस पर इन अक्षांश रेखाओं का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर पड़ता है दोस्तों, ना कि दिन और रात पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगर सर्दियों में दिन बड़ा हो रहा है दोस्तों तो रात छोटी होगी। जैसे सर्दियों में रात बड़ी होती है तो दिन छोटा होता है, और गर्मियों में रात छोटी होती है तो दिन बड़ा होता है। तो ये जो समय का अंतर होता है दोस्तों ये अक्षांश रेखा की वजह से ही पड़ता है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी और है दोस्तों कि 82.5 डिग्री 82°30' जो है दोस्तों पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर क्यों माना गया है। अब ये सोचने वाली बात है दोस्तों इसको क्यों माना गया है, क्योंकि गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश के बीच की जो दूरी है दोस्तों काफ़ी है, और लगभग 2 घंटे का अंतर है। और 2 घंटे के अंतर होने की वजह से दोस्तों लगभग भारत के बीचों बीच से इन दोनों स्थानों के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है वहाँ से मानक समय लिया गया है ताकि बहुत विशेष अंतर ना पड़े। अब कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में क्यों अंतर है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अभी आपने देखा क्योंकि जो अक्षांश रेखा है ये दिन और रात में जो अवधि का प्रभाव है दोस्तों उसकी अवधि पर पड़ता है। क्योंकि ये दोनों शहर जो है दोस्तों एक कन्याकुमारी और कश्मीर ये दोनों ही शहर एक अक्षांश रेखा पर स्थित है, ना कि देशांतर रेखा पर स्थित हैं।
तो ठीक दोस्तों, आज हमने इतना पढ़ा। इस चैप्टर में अगले वीडियो में हम देखेंगे भारत तथा विश्व के बारे में, जो ये टॉपिक है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल दोस्तों, जितना मैं आपको बताया बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी और बहुत ही अच्छे से मैप के माध्यम से और थ्योरी पार्ट दोनों को साथ साथ में मैं आपको समझाता रहा। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ आया होगा दोस्तों। अब आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।